सो आफ्टर हैविंग अ फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, हम जो है वो सीखेंगे अदर मिसलेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो हम सीखने वाले हैं कि बाकी जो है वो चार्जिंग रेट का मतलब क्या होता है, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब क्या होता है, डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम और जो है वो डाइवर्जन ऑफ इनकम के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक फ्लो कि हमारे लेक्चर का फ्लो क्या रहने वाला है। सबसे पहले जो है वो हम लेक्चर में जो है सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि जो है वो राउंडिंग ऑफ इनकम एंड टैक्स का मतलब जो है वो सीखेंगे। देन हम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो सीखेंगे। उसके बाद में हम कैपिटल रिसिप्ट का मतलब सीखेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब सीखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम सीखेंगे। देन हम सेक्शन नंबर 115 बीएससी का मतलब सीखेंगे, और 115 बीएससी क्या है, ऑप्शनल स्लैब रेट है इंडिविजुअल और एचयूएफ का, वो हम सीखेंगे। देन हम एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो सीखेंगे। उसके बाद में हम एमएमआर जो है वो सीखेंगे। देन हम ऑप्शनल रेट ऑफ टैक्स जो है वो सीखेंगे। एंड फाइनली हम जो है वो चार्जिंग सेक्शन जो है वो सीखेंगे। सो ये हमारा जो है वो बेसिक फ्लो जो है वो रहने वाला है इस पूरे के पूरे लेक्चर का। टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 115 बीएससी, 115 बीएससी जो है वो ऑप्शनल स्लैब्स जो हैं वो आए हैं जो बजट 2020 के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो लेकर आई है। एंड ये जो है वो ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम जो है वो इसे बोला जाता है। एंड ये जो है वो क्या है, ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अगर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ चाहे तो जो है वो ये क्या कर सकता है, वो जो है वो इस ऑप्शनल स्लैब के अकॉर्डिंगली जो है वो क्या कर सकता है, टैक्स जो है वो पे कर सकता है। एंड एक जो इंडिविजुअल है या जो एच एफ है उनको ये अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो है वो आपको जो है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। इस सेक्शन की जो है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए सेक्शन नंबर 115 बीएससी की। और जो है वो जो ताकि वो जो है वो ये एनालाइज वो कर पाए कि उसे जो है वो टैक्स जो है वो अभी जो नॉर्मल स्लैब रेट चलते थे उसके अकॉर्डिंगली पे करना है, या फिर ये जो ऑप्शनल स्लैब रेट्स हैं इसके अकॉर्डिंगली जो है वो टैक्स जो है वो पे करना है। अब हम सीखने वाले हैं सेक्शन नंबर 115 बीएससी का एनालिसिस जो है वो हम सीखने जा रहे हैं। सो बजट 2020 के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शनल स्लैब दिया, किसी भी कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को दिया। मतलब कोई भी इंडिविजुअल का मतलब ये है कि रेजिडेंट को भी और नॉन रेजिडेंट दोनों को, चाहे वो जो है वो 60 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो, या फिर 20 साल का हो। अब कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई भी एचयूएफ है उसके लिए जो है वो क्या दिया है, गवर्नमेंट ने ऑप्शनल स्लैब जो है वो दिया है। अब सबसे पहले जो है वो हम ये सीख लेते हैं कि स्लैब जो है वो दिया क्या है। ये स्लैब रेट है, फ्लैट रेट्स नहीं है। तो जैसे जैसे इनकम जो है वो मतलब इसके बीच में जो फॉल होगी उसके ऊपर ये टैक्स रेट जो है वो लगेंगे। अगर मान लो जो है वो 2.5 लाख तक की इनकम होगी तो कोई जो है वो नील टैक्स रेट होगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए की जो इनकम होगी उसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक की जो इनकम होगी, मतलब जो 2.5 लाख की इनकम होगी उसके ऊपर जो 15% होगा। एंड 10 लाख से 12,50,000 होगी तो 20%। एंड 12,50,000 से 15 लाख तक की जो इनकम होगी कि अगर बीच में तक की इनकम होगी तो उसके ऊपर जो है वो 25% है। एंड अब 15 लाख है तो उसके ऊपर 30% जो है वो लगेगा। सो आप जो है वो खुश हो गए होंगे कि यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो स्लैब रेट जो है वो कम मिल गए हैं, क्योंकि जो है वो जो पिछली वाली जो जो अभी जो है एग्जिस्टिंग जो टैक्स रिजीम चल रही थी वो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ पहले तो अभी जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए जो है वो सबसे अभी जो है वो नॉर्मली अगर वो जो है 60 साल से कम वाला, उसकी एज जो है 60 साल से कम है, तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स रेट जो है वो कैसे लग रहे थे, 2.5 लाख तक जो है वो नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक जो है वो 5 लाख से जो है वो अगर टोटल इनकम ज़्यादा है और 10 लाख तक है तो 20%, एंड 10 लाख से भी ज़्यादा है हमारी टोटल इनकम तो उसके ऊपर जो है टैक्स रेट क्या था, 30% था, है ना। तो जो 10 लाख से जो ऊपर की जो इनकम थी, टोटल इनकम अगर हमारी 10 लाख से टोटल इनकम ज़्यादा एक्सीड हो रही है तो वो जो 10 लाख से ऊपर वाली इनकम थी उसके ऊपर जो है वो कितना टैक्स रेट था, 30% जो है वो टैक्स रेट था। तो 10 लाख से ऊपर पे था। लेकिन अगर मैं जो है बात करूँ ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम की, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 15 लाख से जो ऊपर की इनकम होगी उसके ऊपर जो है वो टैक्स रेट कितना है, 30% है। तो आप ये सोच रहे हो कि फ़ायदा हो गया, एक तो रेट्स भी कम हो गए और 15 लाख से ऊपर की जो इनकम होगी उसके ऊपर जो है वो 30% होगा। बट ऐसा नहीं है।
इसके अंदर जो है वो और भी बातें हैं कि आपको जो है डिडक्शन और एग्जेम्पशंस जो है वो छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको जो है वो सेक्शन नंबर 115 BAC की जो है वो ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम जो है वो ऑप्ट करनी है। तो ये जो ऑप्शनल ये जो है ये स्कीम जो है वो ऑप्शनल है, चाहे तो आप ये फॉलो कर लो या तो आप वो फॉलो कर लो, लेकिन अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो क्या करनी पड़ेंगी, त्यागनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ों का बेनिफिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप जो है वो ये वाली स्कीम जो है वो लोगे। देखो क्या क्या बेनिफिट जो है वो त्यागने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमारे को वो जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से जो है बेनिफिट्स हमारे को जो है वो त्यागने पड़ेंगे। सेक्शन नंबर 10AA का जो है वो बेनिफिट जो होता है, सेक्शन नंबर 10AA के अंदर जो डिडक्शन जो है वो मिलती है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली होती है, वो भी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो काफ़ी सारी हमारे पास अगला आ जाता है, हमारे पास काफ़ी सारी जो है वो हमारे पास में सैलरी के अलाउंसेज होती हैं, वो जो है वो आपको जो है वो नहीं मिलेगी। हाँ, जैसे कि HRA वगैरह, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह होते हैं, वो जो है वो नहीं मिलेंगे आपको। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता था, आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता था, अब इनकी जो है वो आपको कोई भी जो है वो एग्जेम्पशन जो है वो नहीं मिलेगी। तो सैलरी के जो भी अलाउंसेज होते हैं उनकी आपको एग्जेम्पशन जो है वो नहीं मिलेगी अगर आप ये वाली जो है वो टैक्स रिजीम जो है वो ऑप्ट करते हो, सेक्शन 115 BAC वाली। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सैलरी की अलाउंसेज होती है, उनकी एग्जेम्पशन जो है वो आपको नहीं मिलेगी। एंड सैलरी की जो डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन नंबर 16, कौन कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, एक प्रोफेशनल टैक्स होता है और एक एंटरटेनमेंट अलाउंस है, इनकी डिडक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगी अगर आप जो है सेक्शन नंबर 115 BAC जो है वो ऑप्ट करोगे। इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो आपको मिलता था सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पर, जो 2 लाख रुपए का और 30,000 रुपये का मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा आपको। एडिशनल डेप्रीसिएशन है, एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। जो सेक्शन नंबर 33AB था, सेक्शन नंबर 33ABA था, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह की जो है वो सेक्शन साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलेगा। जो स्पेसिफाइड बिजनेस वाली जो डिडक्शंस वगैरह थी वो भी नहीं मिलेंगी। एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट की जो भी डिडक्शन वगैरह मिलती थी वो भी जो है वो आपको जो है कोई भी जो है डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। एंड जो चैप्टर नंबर 6 वाली डिडक्शन होती थी वो भी जो है वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक डिडक्शन जो है वो आपको मिल जाएगी। वो कौन सी होगी, सेक्शन नंबर 80CCD2 वाली जो डिडक्शन होगी वो आपको मिल जाएगी। बाकी कोई भी चैप्टर नंबर 6A की डिडक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो इतनी चीज़ें अगर आप त्यागोगे तभी जाकर आपको जो है वो क्या मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा सेक्शन नंबर 115 BAC का। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे दिमाग में, अगर मान लो हमने जो है वो ये जो है वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, क्या हम इसे नेक्स्ट ईयर से जो नेक्स्ट ईयर विड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, हम इसको नेक्स्ट ईयर विड्रॉ कर सकते हैं, बट एक बार आपने विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद आपको इस ऑप्शन का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। तो हमने जो है वो क्या सीखा, हमने जो है वो ये सीखा, ये सेक्शन नंबर 115 BAC के अंदर आपको जो है वो आपकी ये ऑप्शनल स्लैब जो है वो मिल जाता है, आपको ये लोअर रेट्स का जो है बेनिफिट जो है मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है क्या करनी पड़ेगी, कुछ डिडक्शन और कुछ एग्जेम्पशन जो है वो आपको जो है त्यागनी पड़ेंगी। एंड आपको जो है वो ये जो है वो डिडक्शन और एग्जेम्पशन जो है वो त्यागनी पड़ेंगी, आपको इनका जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप ये ऑप्शनल स्लैब जो है वो लेते हो। वेयरएज अगर आप जो है वो जो अर्लियर जो था वो अगर उसके अंदर जो है वो अगर आप रहते हो तो आप क्या करोगे, तो आप वैसे ही जो है स्लैब जो के अकॉर्डिंगली पे करोगे। अगर आपकी इनकम जो है अगर आपकी एज जो है वो 60 साल से कम है तो 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड 10 लाख से ऊपर 30%। ठीक है, तो अब हम जो है वो ये एनालाइज करते हैं कि हमारे को जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो कितना हो सकता है अगर हम जो है वो सेक्शन नंबर 115 BAC ऑप्ट कर रहे हैं, या फिर जो है वो हम सेक्शन नंबर 115 BAC जो है वो ऑप्ट नहीं करते हैं। देखो, इन दोनों के अंदर जो है वो 15 लाख से ऊपर की इनकम होगी तब तो दोनों के अंदर ही 30% जो है वो पे करना है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों चीज़ें जो है न्यूट्रल हो जाती हैं कि 15 लाख से ऊपर तो जो है वो क्या है बेनिफिट, कि नॉर्मल वाला ही लेना बेनिफिट है। लेकिन अगर हम जो है वो 115 BAC लेते हैं तो हमारे को लोअर रेट पर पे करना पड़ेगा। तो हम ये एनालाइज करते हैं कि 15 लाख से अगर हमारी इनकम कम होगी और तो हमारे को जो है वो मान लो 15 लाख रुपए तक की इनकम है हमारी, और तो हमारे को कितना बेनिफिट जो है वो होगा इस टैक्स रिजीम के अंदर, मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो कितना हो सकता है। तो सपोज करके चलते हैं हमारी अगर इनकम जो है वो 15 लाख की है, ये मैं केस किसके लिए बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट जो है वो बता रहा हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट बता रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने जो है वो इनकम कितनी ली है, 15 लाख रुपए की इनकम जो है वो ली है इंडिविजुअल की। ठीक है, अब जो है वो अगर मान लो वो पे करता है जो है एज पर एग्जिस्टिंग स्लैब रेट के हिसाब से जो है वो पे करता है, तो क्या होगा। ठीक है, तो जो है वो सबसे पहले जो 2.5 लाख होंगे, अप टू 2.5 लाख तक की जो इनकम होगी उसकी, वो उसके ऊपर जो है वो तो एग्जाम्प्ट होगी क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम होगी
उसके ऊपर 5% का टैक्स रेट आ जाएगा। मतलब कि जो 2.5 लाख है उसके ऊपर 5% आ जाएगा। 2.5 लाख के ऊपर 5% हो गया 12,500। उसके बाद में जो 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम होगी उसके ऊपर हम जो है कितना पे करेंगे, 20%। मतलब कि जो है वो 5 लाख के ऊपर 20% कितना हो गया, 1 लाख। एंड जो 10 लाख से ऊपर की इनकम होती है उसके ऊपर जो है वो क्या था, अभी जो है वो एग्जिस्टिंग स्लैब रेट के हिसाब से 30% था। तो कितनी है इनकम 10 लाख से ऊपर, 5 लाख की जो है इनकम है, तो 5 लाख का 30% कितना होता है, 1.5 लाख रुपए। तो अगर मैं जो है वो इन तीनों चीज़ों का टोटल लगाऊं तो फिर मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 2,62,500। लेकिन अगर मैं मान लो जो है वो ऑप्शनल स्लैब रेट के हिसाब से जो है वो पे करता हूँ, जो ऑप्शनल स्लैब रेट अभी आए हैं उसके हिसाब से पे करूँगा तो मैं 2.5 लाख तक जो है वो नील, ठीक है। और 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम है उसके ऊपर जो है कितना था, 5%। मतलब जो 2.5 लाख है उसके ऊपर 5% मतलब 12,500। एंड 5 लाख से 7.5 लाख तक जो है वो कितना होगा, 10%। मतलब 2.5 लाख के ऊपर जो है वो 2.5 लाख के ऊपर जो है वो कितना हो गया, 10%। तो कितना हो गया, 25,000। एंड 7.5 लाख से 10 लाख तक जो है वो कितना होगा, 20%। इसका मतलब है 37,500। जो 2.5 लाख है उसके ऊपर जो है अगर आप 15% निकालोगे तो आपका यही आएगा। फिर जो 10 लाख से 12,50,000 है तो उसके ऊपर जो है कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। क्योंकि जो 2.5 लाख, अगला जो 2.5 लाख होगा उसके ऊपर 20% निकालोगे तो आपका 50,000 आ जाएगा। और 12,50,000 से 15 लाख जो भी होगी उसके ऊपर जो ये 2.5 लाख होगा उसके ऊपर कितना पे करना है, 25%। मतलब 62,500, ठीक है। और जो है उसकी इनकम कितनी थी, 15 लाख थी। तो जो है वो क्या उसके बाद में अबव 15 लाख, अबव 15 लाख तो जो है उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि जो है वो उसकी इनकम ही मैंने जो है वो ज्यूम करी है 15 लाख रुपए। तो टोटल जो है कितना हो जाएगा, 1,87,500। अगर उसकी जो है वो टोटल इनकम जो है वो 15 लाख रुपए है उस इंडिविजुअल की, तो ऑल जो एग्जिस्टिंग जो है वो स्लैब रेट के हिसाब से वो जो है वो 2,62,500 जो है वो उसका टैक्स अमाउंट आ रहा है। एंड इस वो जो है वो डिडक्शन और एग्जाम्पशन का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन अगर वो जो है वो ऑप्शनल टैक्स रेट लेता है, ऑप्शनल स्लैब रेट जो है वो लेता है, एंड 115 BSE जो है वो ऑप्ट करता है, तो वो जो है वो उसको उसका कितना टैक्स अमाउंट आ रहा है, 1,87,500 आ रहा है विदाउट सेस। एंड यहाँ पर उसको जो है वो कोई भी डिडक्शन और एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में जो है वो डिफरेंस कितना है, 75,000 का डिफरेंस है। वही जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा, वही जो है वो क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट है। अब जो है वो मैक्सिमम लॉस जो है वो कितना होगा, मैक्सिमम लॉस जो है वो डिपेंड करता है, केस टू केस बेसिस पर जो है वो डिपेंड करता है। किसी इंडिविजुअल के लिए कितना जो है वो मैक्सिमम लॉस होगा और किसी इंडिविजुअल के लिए जो है वो कितना हो सकता है। देखो ये डिपेंड करता है ना। अब जैसे कोई बंदा है, किसी को जो है वो, क्योंकि ये जो अब जो है वो ऐसी बहुत सारी डिडक्शन और एग्जाम्पशन होती है जहाँ पर केस टू केस बेसिस पर जो है वो आपको जो है वो क्या मिलती है, डिडक्शन और एग्जाम्पशन जो है वो मिलती है, ठीक है। एंड अगर आप मान लो वो अवेल नहीं करोगे तो डिपेंड कर जाएगा। जैसे कईयों को जो है वो कई सेक्शंस के अंदर हमारे को जो है वो डिडक्शन, तो जैसा ऐसा हो सकता है ना, कोई इंसान है जिसको जो है वो 10 लाख पर जो है वो ये सारी की सारी जो है वो एग्जाम्पशन और बेनिफिट जो है छोड़नी पड़ेगी। कई लोगों कोई बंदा ऐसा हो सकता है जिसको जो है 5 करोड़ पर जो है वो ये बेनिफिट और एग्जाम्पशन जो है वो छोड़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पर लॉस जो है वो कितना हो सकता है, लॉस जो है वो कितने भी अमाउंट का जो है वो हो सकता है। तो मान के चलो जो है किसी की इनकम जो है 5 करोड़ थी, पहले जो है वो उसे जो है वो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि वो पहले डिडक्शन और एग्जाम्पशन जो है वो क्लेम कर लेता था। एंड अब जो है अगर मान लो वो ऑप्शनल टैक्स रेट जो है वो ले लेता है, ऑप्शनल स्लैब रेट जो है वो ले लेता है, जो इंडिविजुअल और एचओएफ को मिलता है 115 BSE के अंदर, तो 15 लाख के ऊपर जो इनकम होगी उसके ऊपर वो 30% जो है वो टैक्स रेट जो है वो टैक्स जो है वो पे करेगा। एंड मतलब इस 75,000 का बेनिफिट जो है वो लेने के लिए तो आपको जो है वो ये देखना पड़ेगा कि क्या जो है वो ये जो असेसी है जिसकी इनकम जो है वो 5 करोड़ है, ठीक है। अगर मान लो जो है वो कोई है असेसी जिसकी इनकम जो है वो 5 करोड़ है, तो उसके लिए जो है वो वर्थ है कि वो जो है वो ये सारी की सारी जो है वो एग्जाम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट छोड़ दे और जो है वो सेक्शन नंबर 115 BSE जो है वो ऑप्ट करे। तो आपको ये देखना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पर कि ये जो सेक्शन नंबर 115 BSE है वो ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है वो ईजी हो जाता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो चेक करना पड़ता है कि जो है वो केस टू केस बेसिस पर, असेसी टू असेसी जो है वो, कि जो उसको जो है डिडक्शन और एग्जाम्पशन जो है वो कितनी मिल रही थी
एग्जिस्टिंगली, एंड क्या उसको जो है वो क्या जो जो उसको एग्जेम्पशन रिडक्शन का बेनिफिट है वो जो है वो उसको 75,000 से ज़्यादा है या नहीं है, एंड ऐसे करके जो है उसे केस टू केस बेसिस पर जो है वो चेक करना पड़ेगा। ऐसे जो है फ्लैट बेसिस पर जो है नहीं कहा जा सकता कि जो है वो ये आपके लिए, ये उस एसएससी के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। आपको जो है वो चेक करना पड़ेगा कि उसको एग्जिस्टिंगली जो है वो कितनी डिडक्शन और कितनी जो है वो एग्जाम्पशन जो है वो मिल रही है अभी। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जहाँ पर जो है डिडक्शन के ऊपर जो है वो कोई लिमिट नहीं होती। जैसे अगर मैं डिडक्शन जो है वो बात करूँ, आपको जो है वो इसके अंदर जो है 115 बीएससी के अंदर जो है फोरगो करनी पड़ती है सेक्शन 80IA, 80IA-B, 80IA-C। इनके अंदर जो है वो कोई लिमिट ही नहीं है। इसके अंदर जो है वो आपको डिडक्शन जो है वो 500 लाख की भी मिल सकती है, 5 लाख की भी मिल सकती है, 500 करोड़ की भी मिल सकती है, कितनी भी जो है वो मिल सकती है डिडक्शन जो है वो आपको। तो यहाँ पर तो जो है वो आपको सिर्फ एक फार्मूला जो है बताया हुआ है कि जो है वो आप ऐसे कैलकुलेट करो तो वो कितनी भी मिल सकती है। तो इसीलिए लॉस को जो है वो डिफाइन नहीं करा जा सकता कि आपको मैक्सिमम लॉस जो है वो कितना होगा अगर आप जो है वो ये लोगे एंड एग्जिस्टिंग जो टैक्स जो एग्जिस्टिंग स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंगली जो है पे नहीं करोगे तो कितना होगा, तो ये कोई नहीं बता सकता। ये असेसी टू असेसी जो है वो डिपेंडेंट हो जाती है बात। सिमिलरली मैं जो है वो बात करूँ कि जो है वो अगर आप जो नॉर्मल स्लैब रेट है उसी के हिसाब से जो है पे करते जा रहे हो, एंड अगर आप सेक्शन नंबर 115 बीएससी जो है वो ऑप्ट नहीं करते हो तो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आपको कितना भी हो सकता है। और लेकिन जो मैक्सिमम लॉस है वो जो है वो कितना होगा, मैक्सिमम लॉस जो है वो आपको 75,000 का ही होगा। मैक्सिमम लॉस जो है आपको कितना होगा अगर आप जो एग्जिस्टिंगली जो है वो जो टैक्स एग्जिस्टिंग स्लैब रेट के हिसाब से ही पे करते रहते हो तो मैक्सिमम आपको लॉस 75,000 का ही होगा। वाई आई एम सेइंग कि जो है वो कितना भी जो है डिडक्शन मतलब कितना भी बेनिफिट जो है वो हो सकता है अगर आप जो है वो नॉर्मल एग्जिस्टिंग टैक्स रेट जो है वो करते हो, क्योंकि वो डिपेंड कर जाता है कि आप कितनी डिडक्शन और जो है वो एग्जाम्पशन जो है वो अवेल कर रहे हो, उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो वो कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो खत्म हो जाता है सेक्शन नंबर 115 बीएससी का, जो ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम थी, जिसने जो है वो जो बजट 2020 के अंदर जो है वो आई थी। एंड यहाँ पर जो है वो बहुत लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे को जो है वो सेक्शन नंबर 115 बीएससी ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये जो है वो केस टू केस बेसिस पर जो है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इनकम टैक्सेस कि राउंडिंग ऑफ इनकम की राउंडिंग ऑफ जो है वो इनकम को जो है राउंड ऑफ कैसे करा जाता है, टैक्स को राउंड ऑफ कैसे करा जाता है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट के बीच में जो है वो डिफरेंस क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम के बीच में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राउंडिंग ऑफ से। सो सेक्शन नंबर 288A एंड सेक्शन नंबर 288B जो है, जो कि इनकम टैक्स का सेक्शन है, वो ये कहता है हमारे को कि हमारे को टोटल इनकम और टैक्स पेबल इन दोनों चीज़ों को जो है वो क्या करना है, राउंड ऑफ करना पड़ेगा नियरेस्ट ₹10 के अंदर। जैसे इसको जो है वो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लो हमारी टोटल इनकम 10,80,514 रुपये है, तो हमारी टोटल इनकम जो है कितनी हो जाएगी, 10,80,510 हो जाएगी। तो अगर हमारी 4 या 4 से कम है तो लोअर राउंड ऑफ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 510 हो गया था। एंड अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो हायर राउंड ऑफ हो जाएगा। जैसे अगर अब जो ये एग्जांपल मान के चलो 10,80,515 है, तो 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो ये हायर की साइड राउंड ऑफ हो जाएगा 10 के मल्टीपल्स में। तो जो है वो 10,80,520 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 5 था ये 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है वो हायर की तरफ जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। एंड अगर ऐसे ही मैं टैक्स की बात करता हूँ, 7186 है, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा 7190, क्योंकि ये 5 या 5 से ज़्यादा है, 6 है, तो वो हायर साइड पे राउंड ऑफ होगा। 86 जो है वो क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। एंड 7184 है, 4 जो है वो क्या है 4 या 4 से कम है, तो ये 84 जो है वो किस में राउंड ऑफ हो जाएगा 80 के अंदर जो है वो हो जाएगा। तो 7180 जो है वो हमारा टैक्स हो जाएगा। सो हमारे को अपनी टोटल इनकम और टैक्स पेबल को जो है वो किसके अंदर राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट ₹10 के अंदर राउंड ऑफ करना होता है। देखो एक गलती मत करना, जब आप राउंड ऑफ कर रहे हो ऐसा मत करना कि हर हेड की इनकम को जो है वो आप राउंड ऑफ कर रहे हो। हर हेड की इनकम को राउंड ऑफ नहीं करना, टोटल इनकम को आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के अंदर। किसको जो है वो राउंड ऑफ करना होता है, टोटल इनकम को जो है वो राउंड ऑफ करना होता है। हर हेड की इनकम को राउंड ऑफ नहीं करना होता नियरेस्ट 10 के अंदर। ऐसी अगर मैं जो टैक्स की बात करूं, टैक्स की भी जो है टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी, उसको आपको जो है नियरेस्ट 10 के अंदर जो है राउंड ऑफ करना है। ऐसा मत करना जो है टैक्स आया उसको जो है वो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया, सरचार्ज को नियरेस्ट 10 में जो है राउंड ऑफ कर रहे हो, फिर सेस को जो है वो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर रहे हो, ऐसा मत करना।
जो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसको जो है वो आपको क्या करना है, नियरेस्ट एंड के अंदर राउंड ऑफ करना है। तो किस चीज़ को जो है वो राउंड ऑफ करा जाता है नियरेस्ट एंड के अंदर, टोटल टैक्स पेबल को जो है वो राउंड ऑफ किया जाता है नियरेस्ट एंड के अंदर। सो हमारा यहाँ पर जो है वो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है राउंडिंग ऑफ का। अब हम जो है वो सीखते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो बिजनेस के अंदर, इनके अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट में जो है क्या डिफरेंस होता है, अब हम वो सीखेंगे। सबसे पहले जो हम ये सीखते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। रिवेन्यू रिसिप्ट जैसे आप ये मान के चल लो, कोई जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स से जो पैसा मिलेगा या फिर जो है वो और जो कि रिकरिंग होगा नेचर के अंदर, उसे जो है वो रिवेन्यू रिसिप्ट जो है बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप सेल से जो है वो कोई इनकम हुई, कोई सर्विसेज देने से आपको कोई इनकम हुई, कोई भी डिविडेंड इनकम हो गई, कोई भी इंटरेस्ट इनकम हो गई, ये सारी की सारी इनकम क्या है, ये सारी की सारी रिसिप्ट क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट करती हैं। वो जो है वो हमारी क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो, उसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट भी बोलते हैं। और ये जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, आपको जो है वो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ कि रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है वो हमेशा 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 जो है वो टैक्सेबल होती है। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट को जो है वो दो टाइप में जो है डिवाइड करा हुआ है। एक तो हो जाए कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या है, जो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो इनकम आती है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन जो है वो बोलते हैं। सो कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से जो इनकम होती है उसे हम जो है कैपिटल गेन भी जो है बोलते हैं। आपको जो है वो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो कैपिटल गेन होता है वो हमेशा जो है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन। मतलब जो भी आपकी इनकम जो है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होगी वो हमेशा टैक्सेबल होगी अंडर द हेड कैपिटल गेन। बट अगर मैं जो है वो अदर कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं, जैसे कि आपको कोई डिबेंचर से पैसा मिल रहा है, या मान के चलो आपको कोई लोन से पैसा मिल रहा है, या मान लो आपको कोई शेयर इशू करने से कोई पैसा मिला है, ये सारे के सारे जो है वो किसके अंदर कवर हो जाते हैं, अदर्स के अंदर जो है वो कवर हो जाते हैं, एंड ये जो है टैक्सेबल नहीं होता। इसके बाद हमारे को जो है वो, हमने कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस जो है समझ लिया। इसके बाद हम जो है वो सीखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है, क्या जो है वो डिफरेंस होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम के अंदर, एंड हम जो है वो इसे क्यों पढ़ रहे हैं वो हम जो है वो सीखेंगे। वेट अ सेकेंड। सबसे पहले हम ये समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब है असेसी अगर कोई भी इनकम जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है लेकिन उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई, मतलब ये नहीं है कि ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर उसकी कोई भी यहाँ पर अगर कोई भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम का केस होगा तो वो हमेशा जो है वो टैक्सेबल किसके हैंड में होता है, असेसी के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होता है। सपोज हम मान के चलते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई इंडिविजुअल है, वो जो है वो उसने उसने क्या करा, जहाँ पर वो एम्प्लॉयड था उसने क्या कहा कि एक महीने की सैलरी जो है वो क्या कर दो, कहीं पर जो है वो आप जो है वो किसी टेम्पल या फिर किसी जो है वो चर्च वगैरह में जो है वो एज अ डोनेशन जो है वो दे दो। तो वो जो है, और मेरे को जो है वो 11 महीने की सैलरी दे दो, तो उसके हैंड में बताओ 11 महीने की सैलरी जो है टैक्सेबल होगी या 12 महीने की। तो पूरे जो है 12 महीने की जो इनकम है वो उसके हैंड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी उसको जो है वो कि कोई पैसा जो है उसको टेम्पल या फिर जहाँ पर उसने जो है पैसा जो है वो डोनेट करा है। तो इसीलिए जो है उसके हैंड में कितनी इनकम जो है टैक्सेबल होगी, पूरे जो है वो 12 मंथ की इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। इसके बाद हम जो है वो सीखते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम का क्या होता है। डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब है असेसी ने कोई भी इनकम जो है वो ट्रांसफ़र करी लेकिन उसकी ऑब्लिगेशन यहाँ पर थी। ऑब्लिगेशन जो है वो कैसे क्रिएट हुई थी, डीड के थ्रू जो है वो क्रिएट हुई है या फिर कोई लॉ के थ्रू जो है वो क्रिएट हुई है। और जो भी डाइवर्जन ऑफ इनकम होता है जहाँ पर असेसी की ऑब्लिगेशन होती है, वो जो भी डाइवर्जन करा जाएगा वो असेसी की इनकम में इंक्लूड नहीं होता। जैसे मान के चलो एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ है, ठीक है, दोनों तीनों ने जो है पार्टनरशिप जो है डीड में जो है वो एग्रीमेंट जो है वो एंटर करा हुआ था, डीड जो है वो एंटर्ड हुई हुई थी। एंड जब उसमें से क्या होता है, जेड की जो है वो डेथ हो जाती है, मान लो जेड की जो है डेथ होने के बाद में मान के चलो 10% प्रॉफिट जो है फर्म का जो है वो किसको दे दिया जाता है, जेड की वाइफ को जो है दे दिया जाता है, ठीक है। तो जो जब जेड की डेथ हुई और जो है वो उसकी वाइफ को जो है वो कुछ परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो दिया, तो फर्म को मान लो फर्म की जो है वो इनकम थी 5 लाख रुपीज़, एंड जो है फर्म ने जो है क्या करा, उसके अंदर जो 10% प्रॉफिट था जो फर्म का था वो हम जो है किसको दे दिया, जेड को जो है वो दे दिया। और ये एग्रीड भी था और डीड के अंदर भी लिखा हुआ था, अगर मान लो कोई जो है पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कुछ परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो कि 10% प्रॉफिट जो है उसकी मतलब वाइफ वगैरह या जिसको जो भी है उनको जो है दे दिया जाएगा। तो दे दिया अकॉर्डिंगली, डीड के अकॉर्डिंगली। तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसके हैंड में जो उसने जो है 50,000 रुपये जो है वो दिए हैं, 5 लाख का जो है 10%
जो 50,000 रुपये दिए, वो फर्म के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो फर्म के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, फर्म को उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, फर्म के हैंड में जो है कितना टैक्सेबल होगा, 4,50,000 ही जो है वो टैक्सेबल होगा। फर्म की इनकम कितनी मानी जाएगी, 4,50,000 ही मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्लिगेशन थी। ये डाइवर्जन ऑफ इनकम का केस है। यहाँ पर ऑब्लिगेशन जो है कैसे क्रिएट हुई, डीड के थ्रू जो है वो क्रिएट हुई। और जो है वो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम होती है, ये जो है वो असेसी की इनकम जो है वो नहीं मानी जाती है, एंड असेसी को जो है वो क्या मिल जाता है, इसका डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जो है वो सीखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है। ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो क्यों जरूरत पड़ी, देखो डबल टैक्सेशन रिलीफ देने के लिए हमारे को जो है वो हम जो जिस रेट पर जो है वो डबल टैक्सेशन रिलीफ देते हैं, हम एवरेज रेट ऑफ टैक्स पर जो है वो डबल टैक्सेशन रिलीफ देते हैं। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो कैसे निकालते हैं। एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो निकालने के लिए हमें जो है वो टोटल टैक्स को डिवाइड करना पड़ता है टोटल इनकम से, एंड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। एंड यहाँ पर हम जो टोटल टैक्स लेते हैं, वहाँ पर उस टोटल टैक्स के अंदर हम सरचार्ज को भी इंक्लूड करते हैं एंड सेस को भी इंक्लूड करते हैं। मान लो कोई कंपनी है जिसकी टोटल इनकम 1,00,000 रुपये है, तो उसके ऊपर टैक्स जो है कितना हो गया, फ्लैट जो है 30% हो गया। मैंने आपको बताया ही है कि अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, हम ये एज्यूम करते हैं कि उसकी टर्नओवर जो है वो किससे ज़्यादा है, 400 करोड़ से ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो है टैक्स लाइबिलिटी जो है कितनी हो गई, 30% हो गई। तो यहाँ पर हमारी टोटल इनकम जो है मतलब टैक्स कितना हो गया, 30,000, उसके अंदर 4% ऐसे ऐड कर 31,200 जो है वो हो गया। तो ये जो टोटल टैक्स है ये कितना हो गया, 31,200 डिवाइड बाय हमारी टोटल इनकम कितनी थी, 1,00,000, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 31.2% जो है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो आ जाता है। इसके बाद हम जो है वो सीखेंगे कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो क्या होता है एंड इसे कैसे कंप्यूट किया जाता है। सो हम सीखते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो सीखते हैं। तो ये कैसे कंप्यूट करा जाता है, देखो हाईएस्ट स्लैब रेट जो है वो इंडिविजुअल का ले लो, उसके अंदर हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो है वो ऐड कर दो, एंड उसके अंदर 4% सेस ऐड कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो आ जाएगा। एंड ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो क्या है, 42.744% है, क्योंकि हाईएस्ट जो है स्लैब रेट जो है इंडिविजुअल का क्या होता है 30%, एंड हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो है वो इंडिविजुअल पर क्या लगता है 37%, एंड सेस हो गया 4%। तो जब आप 30% के अंदर 37% ऐड करोगे प्लस में 4% करोगे, तो आपका MMR जो है कितना आ जाएगा, 42.744% होगा। और ये जो है वो पर्पस है कि ये हमारे को काफ़ी जगह जो है वो यूज़ होगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट। इसके बाद हम जो है वो सीखते हैं स्पेशल टैक्स रेट्स के जो है वो सीखते हैं स्पेशल टैक्स रेट्स के बारे में। देखो स्पेशल टैक्स रेट को जो है वो दो टाइप में डिवाइड करा हुआ, एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल है। सबसे पहले हम जो है वो ये सीखते हैं कि कंपलसरी जो है वो टैक्स रेट, स्पेशल टैक्स रेट जो है सीखते हैं। देखो जनरल जो टैक्स रेट्स होती हैं वो आपको कहाँ पर मिलती है, फाइनेंस एक्ट में मिलती है, लेकिन जो स्पेशल टैक्स रेट्स होती है ये कहाँ पर मिलती हैं, ये आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है वो मिलती है। देखो कंपलसरी टैक्स रेट्स के अंदर, कंपलसरी के अंदर क्या है कि अगर मान लो आपकी ये इनकम होगी तो आपको कंपलसरी यही फॉलो करने पड़ेगा, एंड यही जो है फ्लैट रेट जो है वो लगेगा, आपका यही फ्लैट रेट लगेगा। जैसे कि अगर मान लो आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है सर्टेन एसेट्स पर, जो भी सेक्शन नंबर 111A जब हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, तब वहाँ पर जो है वो सर्टेन एसेट्स के ऊपर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो फ्लैट जो है 15% का रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर्टेन एसेट पर होगा तो सेक्शन नंबर 112A लगेगा, अप टू 1,00,000 एग्जेम्प्ट होगा, और जो बैक की एक्सेस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा 10% पर। सेक्शन नंबर 112A होगा अगर मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अदर एसेट्स पर, तो फ्लैट रेट जो है वो कितना होगा 20%। लॉटरी और विनिंग्स जो है वो सेक्शन नंबर कौन सी में होती है, 115BB के अंदर होती है, एंड उसके ऊपर फ्लैट रेट जो है वो अगर आपकी लॉटरी या विनिंग की इनकम होगी तो कंपलसरी आपको 30% पर ही जो है वो देना है। ये सारी की सारी इनकम जो है वो कंपलसरी है कि आपको इसी फ्लैट रेट के अकॉर्डिंगली जो है क्या देना पड़ेगा, टैक्स रेट देना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी इच्छा नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप जो है वो मैं चाहूँ तो जो है इसके ऊपर, नहीं, आपको अगर आपकी ये इनकम होगी तो आपको इसी रेट पर जो है टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर आपकी जो है वो ब्लैक मनी एक्ट वाली इनकम है, 115BBE वाली इनकम है, तो आपको 78% वाली जो है वो 78% पर जो है वो क्या देना पड़ेगा, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स जो है देना पड़ेगा। इन जो स्पेशल टैक्स रेट्स हैं इसके अंदर जो ये जो ऑप्शनल वाली हैं इसके अंदर ये 3 सेक्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर 115BA, 115BAB एंड 115BAD वाली जो है वो पहले हम जो है देख लेते हैं। 115BAC हम लेटर ऑन जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम जो है वो ये तीनों जो है वो सीखते हैं एक साथ। हम जो है वो इन तीनों को जो है वो देखते हैं। सेक्शन नंबर 115BAA, 115BAB एंड 115BAD, 115BAD जो है वो, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में सेक्शन नंबर 115BA। 115BA जो है वो इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी है।
115 BAB जो है वो इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है। एंड सेक्शन नंबर 115 BAD जो है वो क्या है, इनकम ऑफ रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो अब आ जाता है हमारे पास में सेक्शन नंबर 115 BAB के अंदर न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो कि सेटअप हुई है 1/10/2019 के बाद में, और जो कि जो है वो स्प्लिटअप या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस से सेटअप नहीं हुई है। तो मीन्स जो है वो पुराने बिजनेस को जो है स्प्लिटअप करके या फिर रिकंस्ट्रक्ट करके जो है वो नहीं बनी है, एकदम नई बनी है। ये है, ये कौन सी होती है, ये क्या होती है, उसको बोला जाता है न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी जो है वो बोला जाता है। तो कुछ कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करने पर जो है वो क्या बोला जाएगा, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी जो है वो बोला जाएगा। एंड अगर आपको न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी बोला जाएगा देन ओनली जो है वो आप सेक्शन नंबर 115 BAB के जो BAB का बेनिफिट जो है वो ले सकते हो। इट मीन्स आपके जो है वो एम्प्लॉयज़ भी नए हैं एंड एसेट्स भी जो है वो नए हैं, देन ओनली आपको सेक्शन नंबर 115 BAB का बेनिफिट मिलेगा। तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होंगी देन ओनली आपको जो है वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी जो है वो बोला जाएगा। एंड मतलब आपके एसेट भी नए होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ भी जो है वो क्या होने चाहिए, नए होने चाहिए। तो ये जो कंपनीज और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनको ऑप्शन मिला, इनको कहा चाहे तो आप जो है वो वाली फॉलो कर लो जो कंपनी के केस में कौन सी होती है, अगर मान लो 400 करोड़ तक की टर्नओवर है डोमेस्टिक कंपनी के केस में तो वहाँ पर 25% रेट ऑफ टैक्स लग जाता है। एंड अगर मान लो 400 करोड़ से ज़्यादा है तो हमारा कितना टैक्स रेट लगता है, 30% लगता है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वो वाले जो स्लैब रेट से 10% to 20% वाले वो जो स्लैब रेट्स हैं वो जो है वो फॉलो कर लो। तो ये जो है वो या तो आप जो है वो ये वाला ऑप्शन जो है वो ले लो, ऑप्शनल स्लैब रेट जो है वो ले लो, स्पेशल रेट जो दिए गए हैं, स्लैब रेट नहीं स्पेशल रेट जो दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 115 BAA की। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है उसकी इनकम है तो 22% प्लस में 10% सरचार्ज प्लस में 4% सेस। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी है अगर उसकी 1 रुपये की भी इनकम है ना तब भी आपको 10% का सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। ये नहीं है कि जो है वो सर्टेन लिमिट क्रॉस होगी तो जो है वो सरचार्ज नहीं, यहाँ पर आपको 1 रुपये तक की भी इनकम होगी तब भी जो है वो आपको 10% का सरचार्ज तो देना ही पड़ेगा। अगर आप 22% में 10% और 4% जो है सेस ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 25.168% जो है वो आ जाएगा। तो कितनी भी इनकम हुई जो है वो सरचार्ज का रेट जो है 10% ही रहेगा, चाहे 500 करोड़ 5000 करोड़ कितनी भी होगी, सरचार्ज का रेट जो है कितना रहेगा, 10% ही रहेगा। और ये जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है इसको ऑप्शन दिया कि 15% प्लस में 10% सरचार्ज प्लस में 4% सेस 17.16% के हिसाब से जो है वो टैक्स पे कर दो। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्शन है उसके पास में कि 22% प्लस में 10% सरचार्ज प्लस में 4% सेस तो 25.168% के रेट पर जो है टैक्स जो है वो दे सकती है। तो आप चाहो तो आप वो जो है वो भूल के आप जो है वो यही जो है वो इस रेट के अकॉर्डिंगली भी जो है वो पे कर सकते हो। इनको जो एक जो है वो ये ऑप्शनल स्लैब रेट जो है वो लेकर आए। अब जो है वो ये लेकर आए तो ये जो है वो क्या होगा, ये तो खुश हो गए कि वहाँ पर जो है वो, अब ये खुश क्यों हुए क्योंकि जो है वो कंपनीज वगैरह जो थी जो उसके ऊपर 25% और जो है 30% जो है वो रेट था। और यहाँ पर आप देखो मतलब ये जो देखो ये 17.16%, ये तो 25 और 30 दोनों से ही कम है। एंड अगर मान लो आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है एंड अगर आपका 30% लग रहा है तब भी जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 25.168% हो रहा है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी जो है बेनिफिट जो है वो मिल ही रहा है क्योंकि वहाँ पर 30% तक भी जो है स्लैब रेट जो है मतलब वो फ्लैट रेट जो है वो जाता है कि मतलब आपकी अगर तो मतलब 30% पर भी जो है वो आपको पे करना पड़ता है। तो ये जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है वो यहाँ पर खुश हो गई। बट खुश होने की बात नहीं है, यहाँ पर अगर आप जो है वो ये ऑप्शनल स्पेशल रेट्स लोगे तो आपको जो है वो कुछ बेनिफिट जो है वो त्यागने पड़ेंगे। वो कौन से बेनिफिट है आइए वो जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर आप जो है वो इन 3 सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको ये जो है वो डिडक्शन का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 10AA जो SCZ वाली होती है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रीसिएशन आपको नहीं मिलेगा। 33AB और 33ABA के अंदर जो है वो आपको 33AB और 33ABA का बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 35 जो साइंटिफिक रिसर्च वाला होता है वो नहीं आप क्लेम कर सकते। सेक्शन नंबर 35AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस वाली है वो नहीं जो है वो आप क्लेम कर सकते। यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 33AB है वो क्या है, टी कॉफ़ी रबर बोर्ड वगैरह होती है वो वाला। और जो है वो सेक्शन नंबर 33ABA जो है वो साइट रिस्टोरेशन वाला जो है वो उसका बेनिफिट भी जो है वो आपको त्यागना पड़ता है।
इसके अलावा जो है वो आपका एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो सेक्शन नंबर 35 ट्रिपल सी के अंदर होता है, और जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेक्शन नंबर 35 CCD के अंदर जो बेनिफिट और ये जो डिडक्शन वगैरह मिलता है, जो है वो आपको ये जो है वो क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको जो है वो ये 3 सेक्शंस का बेनिफिट लेना है, इसमें से किसी भी 3 सेक्शन में से किसी का भी बेनिफिट लेना है, चैप्टर नंबर 6A का जो है वो लेना है, तो जो है वो आपको चैप्टर नंबर 6A का जो है वो क्या कोई कोई डिडक्शन वगैरह जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कौन सा क्लेम कर सकते हो, ATJJAA वाला जो है वो बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो बस कौन सा जो है डिडक्शन मिल जाता है, ATJJAA वाला जो है वो मिल जाता है। और बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक बार आप ये ऑप्शन में चले गए, फिर आप इसके बाद इस ऑप्शन से जो है वो बाहर नहीं निकल सकते हो। तो आप जो है वो ये स्पेशल रेट्स जो है वो इसके हिसाब से जो है वो टैक्स जो है वो पे कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कुछ बेनिफिट जो है वो छोड़ने पड़ेंगे, जो बेनिफिट जो है वो अभी हमने सीखे। इसके बाद में हम जो है वो एक चीज़ और सीखते हैं, चार्जिंग सेक्शन जो है वो सीखते हैं कि कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, कितना टैक्स जो है वो लगेगा, ये कौन चीज़ कौन कौन बताता है, ये हमें आपको चार्जिंग सेक्शन बताता है। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 4 होता है। तो पूरे इनकम टैक्स का जो है वो चार्जिंग सेक्शन जो है वो कौन सा है, सेक्शन नंबर 4 है। ये सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि जो है वो इनकम टैक्स जो है वो किसके ऊपर लगेगा, हर पर्सन पर जो है वो लगेगा। अब जो है वो क्वेश्चन आ जाता है किसके ऊपर लगेगा, तो हर पर्सन की टोटल इनकम पर लगेगा। किस पर लगेगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, टोटल इनकम पर जो है वो लगाना है। या तो जो है वो सबसे पहले फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली लगेगा, जिसके अंदर जो है वो जनरल टैक्स रेट जो है वो दे रखी हैं, या फिर जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से लगेगा, जहाँ पर हमारे को स्पेशल टैक्स रेट जो है वो दे रखी है। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैंने अभी आपको जो है जनरल टैक्स रेट और स्पेशल टैक्स रेट जो आप समझाया, तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि स्पेशल टैक्स रेट जो है वो अकॉर्डिंगली जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली जो है वो लगाए जाते हैं, और फाइनेंस एक्ट जो है वो जनरल टैक्स रेट के अकॉर्डिंगली जो है वो लेवी करा जाता है। तो इसीलिए मैंने जो है वो आपको ये रिकॉल जरूर करा दिया कि चार्जिंग सेक्शन जो है वो ऐसा बोलता है। सो यहाँ पर हमारा जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो जाता है, एंड यहाँ पर हमने जो है ये सब कुछ चीज़ें जो है वो सीख ली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।